इफ यू रिमेम्बर लास्ट क्लास में अपन ने बोर थियरी के बारे में बात किया था, isn't it? We discussed the postulates of the Bohr theory. Okay, so सबसे पहला postulate ये था कि electron revolves around the nucleus in their respective orbit without losing the energy. That was the postulate. Okay, जो orbits होते हैं उसको बोर ने stationary states बोला था. These are basically energy levels. Okay, और ये जो stationary states होती है इनका जो energy level होता है that is fixed. Okay. जो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है उसको अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. क्या बोलते हैं अपन उसको? ग्राउंड स्टेट. ओके, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट, तो ये एक ही तरह से वो कर सकता है, या तो एनर्जी गेन करेगा या तो एनर्जी लूज करेगा. दैट इज द ओनली कंडीशन जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज कर सकता है. ठीक है ना. अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में है और उसको हायर ऑर्बिट में जाना है तो उसको एनर्जी गेन करना पड़ेगा, isn't it? उसको एनर्जी गेन करेगा तभी वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा. और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में है तो इट कैन गो टू द लोअर एनर्जी स्टेट. इस केस में वो एनर्जी अपनी लूज करेगा, और जो भी लूज करेगा तो यहाँ पे देखो एनर्जी लूज कर रहा है तो जो डेल्टा ई का साइन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, और ये केस में डेल्टा ई जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. ओके, क्योंकि वो एनर्जी गेन कर रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है तो उसके एनर्जी में गेन हुआ है. और ये अपने को इस इक्वेशन से बड़े आसानी से अब मेरे को सबसे पहले तो ये बात बताओ कि एज यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस तो एनर्जी कम हो रही है या बढ़ रही है? व्हाट इज हैपनिंग? ओके, सो एनर्जी जो है इंक्रीज होती है एज यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि दैट्स अकॉर्डिंग टू द बोर. लोएस्ट एनर्जी स्टेट क्या बोला था उसने? फर्स्ट वन. एंड एज यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी एक्चुअली इंक्रीजेस. दैट्स ओनली मीन. तो अगर मान लो कि ये अपन कर रहे हैं कि E2 से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है E3 में. ओके, या फिर ऐसा बोलते हैं अपन E2 बोलने के बजाय N2 से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है N3 में, तो इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू द हायर एनर्जी स्टेट, isn't it? सो इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी रहेगी E2 और इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी रहेगी E3. ठीक है, E3 इज लार्जर देन E2, isn't it? So this is the initial state, this is the final state. तो हम डेल्टा E जब निकालेंगे that is going to be equal to E final minus E initial. ये थोड़ा ध्यान में रखना. इसी तरह से अपन डिफरेंस इन एनर्जी स्टेट निकालते हैं. और अगर डेल्टा E करता हूं मैं क्योंकि E3 इज लार्जर, ओके, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो डेल्टा E कैसा आएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ इस केस में कि एनर्जी इज गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. अंडरस्टूड है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. काफी जो केमिस्ट्री जो हम देखते हैं दिस इंक्लूड्स फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री that actually depends upon this particular gain or loss in energy. अगर ये तुमको समझ में आए एनर्जी कब लूज होती है इलेक्ट्रॉन की, कब गेन होती है, तो that is going to be extremely helpful to you. बाकी जो रेस्ट ऑफ द केमिस्ट्री अपन देखेंगे उसमें इसका बहुत मदद होगा तुमको. That's energy. अगर मान लो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ओके, ये समझ में आया क्या? या if the electron actually jumps from lower to higher it gains energy. So इस केस में जो डेल्टा E जो आता है that is positive, और अगर इलेक्ट्रॉन from higher to lower जाता है तो डेल्टा E is negative. Okay, is negative. तो मेरे ख्याल से we are discussing that. So let's say कि it goes from E3 to E2, isn't it? तो N3 से N2 पे जा रहा है, so that is the energy change for it. In this case जो एनर्जी है that is for E3 is more than E2 obviously, right? E3 का ज़्यादा एनर्जी रहेगा from E2, but E3 is actually the initial stage, okay, and E final ये जो है that is the final stage. So when we do initial to final, यहाँ पे delta E is going to be initial अपना E3 है, okay, minus E2 that is our final state. ओके, E2. इसीलिए इन जनरल अगर लिखना है तो यू कैन राइट, ये लिखते हैं अपन
En final minus En initial, right? Final minus initial, so I think E2 minus, I think I made a mistake there, right? E2 minus E3, और जब डेल्टा E निकालेंगे अपन, it becomes negative. Understood है? So E final minus initial अपने को करना है. Okay? So ये तुमको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन jumps to the lower energy state, it will emit energy. If it goes to the higher state, it will gain energy. Is that clear? Obviously circular orbit, ठीक है, ये तो आसानी से ध्यान में रहता ही है. One of the most important postulate of Bohr वो था कि angular momentum of electron is equal to integral multiple of h pi. ये जब satisfy होगा तो वही orbit possible है, isn't it? तो उसने बोला कि जो रेडियस है, ओके, या फिर जो ऑर्बिट्स है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये रैंडम नहीं है. These are not random. It's a decided, pre-decided, some specific radius from the nucleus, और वही orbits possible है. Okay. So for each of these orbits, ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, n3 हो गया, ये n4 हो गया. तो for each of these orbits ये equation satisfy होना चाहिए. और लास्ट क्लास में मैंने तुमको बताया था कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये हो जाएगा mvr. ओके, mvr. n is basically the orbit number, ठीक है ना, और n h by 2 pi, तो n ये हो जाएगा h by 2 pi फॉर फर्स्ट ऑर्बिट. ओके, फॉर सेकंड ऑर्बिट ये हो जाएगा h by pi. ओके, फॉर थर्ड ऑर्बिट ये हो जाएगा 3h by 2 pi. क्लियर है ना? फॉर फोर्थ ऑर्बिट इट्स गोइंग टू बी 2h by pi. ओके, सो इस तरह से ये ऑर्बिट्स पॉसिबल है, and you can build up on these orbits. Okay, so that's a beautiful equation basically. What this actually tell you, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि these orbits are actually you know they are not random numbers. They come from certain principles of physics which is not clearly understood अभी. ओके, ये जो प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर ये ऑर्बिट्स का जो डिस्टेंस है, ये कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है विच इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड. लेकिन ही फिगर्ड आउट कि वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है जहां पे इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, वो एंगुलर मोमेंटम अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi होता है, तो वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट. ओके, so what he did actually is something that was not thought before. ये किसी ने सोचा नहीं था, ये उसने ऐसी चीज करके दिखाई. वो ये कि उसने लिया एंगुलर मोमेंटम. ओके, L को L से इंडिकेट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को अपन, दैट इज mvr. ओके, एंगुलर मोमेंटम. उसने बोला कि जो रेडियस है दैट डिपेंड्स अपॉन द nh by 2 pi. मतलब अगर रेडियस nh by 2 pi के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी also depends by nh by 2 pi, isn't it? इसका मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम है उसको उसने क्वांटाइज्ड किया. समझ में आया ना? So what he actually did, he quantized the angular momentum of the electron. मतलब कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर तुम देखो, या एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, अपन देयर इज अ डिफरेंस इन वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम, ऑब्वियसली आई नो दैट, बट इफ यू थिंक अबाउट द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, it cannot be any arbitrary value. Yeah, angular momentum itself can have only specific values, ठीक है ना, जो भी वैल्यूज आएगी इसके एंगुलर मोमेंटम की. alright, and this can be calculated. एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी? जैसे फॉर एग्जांपल if the electron is in first orbit, तो एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा इसका? एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी इक्वल टू h by 2 pi. ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. Isn't it? It's a very small number obviously, but we can calculate for second orbit. अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो it is going to be L3. ये हो जाएगा, okay, sorry, this is in first orbit. Yeah, if the electron is in second orbit, so it is going to be h by pi. That is the angular momentum of the electron in the second orbit. और उसी तरह से L3 वो बोलता है 3h by 2 pi. Okay, this is the angular momentum in third orbit. लेकिन देखो एंगुलर मोमेंटम ये बोल रहा है कि ये बीच का नहीं हो सकता.
Okay, and now you think about it, ये जो एंगुलर मोमेंटम इट कैन नॉट बी इन बिटवीन दीज वैल्यूज, मतलब इलेक्ट्रॉन अपना एंगुलर मोमेंटम चेंज कर रहा है. ओके, इन अ वर्ड इट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, इट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, लेकिन ये वेलोसिटी जो चेंज कर रहा है वो इट्स नॉट गोइंग फ्रॉम स्पीड 1 2 3 इस तरह से नहीं जा रहा है. इट्स नॉट गोइंग इन अ ग्रेजुअल मैनर जो अपन एक्सपीरियंस करते हैं इन एवरीडे लाइफ. ओके, हम जब कार चलाते हैं तो ऐसा नहीं होता ना 10 से 20 पे गई कार डायरेक्ट, फिर 20 से 40 पे गई, ऐसा नहीं होता है ना. इट गोज फ्रॉम, इट इंक्रीजेस स्टडीली, isn't it, steadily from there are this intermediate stages. वो stages से होते हुए it will go to 10 and then it will go to 30 and then it will go to 40 and then slowly it will go to 15 so on and so forth. So इस तरह से कार की स्पीड बढ़ती है. Now just imagine करो कि कार itself is a quantum particle. ठीक है ना, इमेजिन करो कि कार जो है दैट इज अ क्वांटम पार्टिकल, और बोल दिया है बोर ने कि भाई तेरी जो स्पीड है या तो 10 हो सकती है या तो 20 हो सकती है या तो 30 या 40, लेकिन बीच की नहीं हो सकती. सो नाउ जस्ट इमेजिन द वे दिस कार विल ड्राइव. कैन यू इमेजिन दैट? ओके, इट विल गो डायरेक्टली टू 10, ऐसा नहीं, जीरो भी नहीं, इट जस्ट 10 देन 20 देन 30, कोई इंटरमीडिएट वैल्यू नहीं है. हाउ इज दैट गोइंग टू बी पॉसिबल, राइट? इसको इमेजिन ही नहीं कर सकते अपन. We cannot, because we cannot imagine, we have never seen a quantum particle, we have never experienced such amazing things, and that's the beauty of this quantum theory. It takes you into something that is completely different from your regular experience. जो तुम्हारा regular experience जो है उससे completely अलग है quantum world का experience. Okay, implications देखना है अपने को कि how do you actually apply Bohr theory and try to understand the atomic structure. That is the implication we're talking about. Okay, so Bohr theory हमको apply करना है into our atomic theory and then build that new theory, and that's what Bohr actually did. ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ फिजिक्स की जो चीजें हैं वो अपने को लेनी पड़ती है. जब मैं तुमको इसके नोट्स दूंगा तो ये जो पोर्शन है, ओके, यहाँ से लेके ये जो पूरा पोर्शन आएगा, ये तुमको मालूम रहना जरूरी नहीं है, बिकॉज दिस विल बी डन इन फिजिक्स. डिटेल में हो जाएगा फिजिक्स में, इसके डेरिवेशन से सब कुछ फिजिक्स में तुमको आते हैं. केमिस्ट्री में वी डोंट एक्चुअली नीड इट, बट हम बोरो करते हैं फिजिक्स से सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ये जो फॉर्मूलेज आते हैं वो कहाँ से आते हैं. फिजिक्स में लेकिन तुमको इसकी पूरे डेरिवेशंस आ जाएंगे. ओके, सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, तो ये जो पूरा पोर्शन है दैट इज गोइंग टू बी इन ग्रीन. व्हाट दैट मींस इज दैट अगर ग्रीन में है ये पोर्शन नोट्स में, तो you don't actually need to memorize it. Okay, this is optional kind of thing. Optional है, अगर तुमको इंटरेस्ट है तो तुम इसको पढ़ के समझ सकते हो, otherwise you can even skip it. Okay, so when an electron around the nucleus, it has two forces around the nucleus. एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड होता है और ये जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो इनवर्ड होता है, मतलब टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. ओके, अब जब अपन इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, सो इट डजंट चेंज द एनर्जी. बोर का एक पोस्टुलेट यही था कि इलेक्ट्रॉन विल नॉट चेंज द एनर्जी अनलेस एंड अनटिल इट गेन्स द एनर्जी और लूजेस द एनर्जी. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहेगा. ओके, इसका मतलब ये दो जो फोर्सेस है ये बैलेंस्ड फोर्सेस है, ये इक्विलिब्रियम पे आ गए. ओके, सो अगर nth एनर्जी स्टेट लेते हैं, nth ऑर्बिट लेते हैं, तो उसके लिए मैं बोल सकता हूँ ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, ये दो फोर्सेस इक्वल रहेंगे फॉर nth ऑर्बिट इन द इलेक्ट्रॉन. ओके, और n जो आ रहा है यहाँ पे दैट इज n. यहाँ पे देखो ये टर्म्स है इसमें, ठीक है. k को अपन बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, z इज द एटॉमिक नंबर, e इज द इलेक्ट्रॉन का चार्ज, r ये हो गया मास हो गया इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी हो गया इलेक्ट्रॉन का, और r हो गया. ठीक है, फिर से तो मतलब हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर देखा जाए k z e e और m, these are actually constant. ये सारे कांस्टेंट है, isn't it? तो वेरिएबल्स कौन से है, r है और v है, ये दो वेरिएबल्स है इस इक्वेशन में. ठीक है, इस इक्वेशन को अपन बोल रहे हैं इक्वेशन 1. ओके, अगेन ऑल दिस थिंग्स आर ऑप्शनल. ओके, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि तुमको पता चले कहाँ से आ रहा है. ओके,
सो इसको बोलते हैं k को अपन कूलम्बिक लॉ कांस्टेंट। हमको इसको फिजिक्स में कोई काम सॉरी केमिस्ट्री में कोई काम नहीं है, फिजिक्स में आता है। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है दैट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। दिस इज कूलम्बिक लॉ कांस्टेंट दैट इज 8.99 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। ये फिजिक्स के लिए तुमको जरूरी है, तो यू नो दैट दिस इज समथिंग लाइक दैट इन द फिजिक्स, ओके। Ze जो होता है दैट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, ओके, और E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ओके। M मास, ये सब अपने को मालूम है। सो दैट इज बेसिकली द इक्वेशन, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन, ठीक है ना, दैट्स इक्वेशन। सो यहाँ पे अपन दोनों फोर्स बैलेंस कर रहे हैं। और सेकंड इक्वेशन आता है, सेकंड इक्वेशन आता है कि अकॉर्डिंग टू बोर एंगुलर मोमेंटम अपन बोलते हैं mvr इज इक्वल टू nh/2π, बराबर है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। और अगर दोनों इक्वेशन अपन कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना, इसमें वेरिएबल्स कौन से आ रहे हैं? v और r, इजंट इट? बाकी सारी चीजें तो अपने को मालूम है, बाकी सारी चीजें अपने को मालूम है, इजंट इट? सो मैं वेलोसिटी, ये इक्वेशंस लेके वेलोसिटी और रेडियस के लिए इक्वेशंस डिराइव कर सकता हूँ, ओके। तो जैसे v के लिए डिराइव करना है तो मैं r की वैल्यू वहां पे रख दूंगा, तो मेरे को सारे टर्म्स v में मिल जाएंगे, ओके। एंड देन आई कैन सेट अप द इक्वेशन फॉर v। और अगर r निकालना है तो वेलोसिटी की वैल्यू मैं वहां पे रखूंगा और r के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करूंगा। तो मेरे को मिलता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। दिस इज कमिंग फ्रॉम बोर इक्वेशन। दीज आर कॉल्ड एज बोर इक्वेशंस बेसिकली, ठीक है। ये इस तरह से बोर ने उसको डिराइव किया। तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 2πkZe² nh, ओके, क्लियर है। अब वेलोसिटी अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, इजंट इट? तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, Vn इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ओके। सो सम कांस्टेंट बोल रहा हूँ x, x इज सम कांस्टेंट, डिवाइड टाइम्स z/n, यही वेरिएबल है z/n। तो ये हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 2πke²/h, दैट इज x। समझ में आया ना? तो इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, Vn इज इक्वल टू x टाइम्स z/n, ठीक है। उसी तरह से रेडियस अगर देखा जाए, ओके, तो यहाँ पे भी h कांस्टेंट है, पाई 4kz m और e², ओके, ये कांस्टेंट है। z छोड़ दिया, सॉरी, z इज नॉट अ कांस्टेंट, z इज अ वेरिएबल। तो rn को मैं लिख सकता हूँ, इसको कांस्टेंट लिखता हूँ सम y कांस्टेंट, ओके, सम y कांस्टेंट। ये रैंडमली पिक कर रहा हूँ मैं कांस्टेंट। दिस इज गोइंग टू बी n²/z, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द नंबर, ओके, n जो भी नंबर आएगा, डिवाइडेड बाय z, क्लियर है। सो ये इस तरह से वेलोसिटी और रेडियस में यहाँ पे निकाल सकता है। तो जैसे अगर मेरे को बताना है, तो इफ देयर इज अ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, दिस इज n इज इक्वल टू 2, ओके, ये मेरे को मालूम है। तो मैं यहाँ पे ये कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा। वेलोसिटी z क्या हो गया? अब ये एटम के ऊपर डिपेंड करेगा z, ओके। अगर फॉर हाइड्रोजन लेता हूँ मैं, फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1, ओके। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू x टाइम z की वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाय n, मतलब 2, ओके। सो 0.5 times x, that is the velocity of the electron in the second orbit, ओके। उसी तरह से अगर मेरे को रेडियस निकालना है तो ये भी यही आएगा, क्योंकि फॉर हाइड्रोजन, ओके, v सॉरी r2, ये v2 ले रहे हैं अपन, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y टाइम्स 1 स्क्वायर, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय z, दैट इज आल्सो इक्वल टू 2। सो ये हो जाएगी उसकी रेडियस, ओके, अंडरस्टूड है क्या? इस तरह से बोर कुड एक्चुअली कैलकुलेट वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, ओके। सो थर्ड ऑर्बिट के लिए वी कैन
calculate V3 is equal to, so let's say V3 is equal to क्या हो जाएगा, for hydrogen ही लेते हैं या फिर किसी भी एटम के लेते हैं, we can also go take it for something like helium, okay, something like helium we can do it. तो क्या हो जाएगा, हीलियम के लिए हीलियम प्लस आयन लेना पड़ेगा मेरे को, कि हमको देखो बोर जो है that is only applicable for single electron species, okay. So V3 अगर निकाल रहा हूँ मैं थर्ड ऑर्बिट, okay, rather than taking helium, अपन बाद में हीलियम का भी निकालेंगे, we just go for right now for hydrogen, ठीक है. तो ये हो जाएगा x is equal to, देखिए z by n है, so ये हो जाएगा x times 1/3, okay, that is the velocity of the electron in the third orbit. और उसी तरह से मैं R3 निकाल सकता हूँ, R3 is equal to y times, ये हो जाएगा फिर से 1/3, ठीक है. सो इस तरह से मैं रेडियस भी निकाल सकता हूँ, क्लियर है. सो आई कैन कैलकुलेट वेलोसिटी एंड रेडियस of the electron in the nth orbit. I can also calculate the total energy of the electron in the orbit. ये total energy जो है that is जिससे अपन एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे, रिमेंबर. सो आई कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. देखो टोटल एनर्जी जो रहेगी इलेक्ट्रॉन की वो रहेगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ओके. दिस इज हाईली अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज बट मैच करते हैं प्रैक्टिकल वैल्यू से, इसलिए अपन ये अप्रोक्सीमेट जो वैल्यूज है वो ले सकते हैं. सो ई एन जो है दैट इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी, ओके. ये दोनों का सम अगर करते हैं अपन तो सिंप्लीफाई करने के बाद अपने को ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, तुमको फिजिक्स में आ जाएगा, ओके, फॉर नाउ, बिकॉज यहाँ पे अपने को ये बड़े बड़े इक्वेशन यूज नहीं करने पड़ते, सिर्फ वी राइट देम, ठीक है ना. एंड देन आई विल शो यू द सिंप्लीफाइड वर्जन, ये सारे इक्वेशन के सिंप्लीफाइड वर्जन में तुमको बता दूंगा. सो ई एन इज इक्वल टू दैट. अब यहाँ पे देखो वेरिएबल्स कौन से है, 2 पाई के स्क्वायर एम ई 4 एच, ये सारे वेरिएबल है. बचा क्या है, z स्क्वायर और n स्क्वायर. तो मैं लिख सकता हूँ ई एन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ओके. सो सम कांस्टेंट लेते हो, जैसे c ले लेता हूँ, ओके, दैट इज द कांस्टेंट टाइम्स z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ओके. सो आई कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. तो दिस इज गोइंग टू बी द सिंप्लीफाइड वर्जन, ओके. पूरा इक्वेशन ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ये सिंप्लीफाइड वर्जन. द एनर्जीज जो आ रही है यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो एनर्जी जो है दैट इज नेगेटिव, सारी एनर्जीज इज नेगेटिव. अब ये थोड़ा सा देखो, दिस इज अगेन द जीनियसनेस ऑफ द बोर, ठीक है ना. अप्रिशिएट करना चाहिए बोर का जो इंटेलिजेंस था वाज क्वाइट हाई, ओके. और ये उसकी जो ये वर्क है उसमें से अपने को पता चलता है, ओके. उसने ऐसी चीजें दी जो ऑब्वियसली कुछ चीजें तो उस समय भी वी हैड नो आइडिया, ओके, कहाँ से आई है. ही डिड दैट, ही डिराइव्ड इट, बट उसको फिर लॉजिकली अपन किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो बाद में अपने को पता चला बेस्ड अपॉन क्वांटम थियरी. सिमिलरली दीज थिंग्स, ओके, एनर्जीज जो है इफ यू लुक एट इट, ही यूज्ड नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव साइन. व्हाई वुड ही यूज नेगेटिव साइन, थिंक अबाउट इट, ओके. सो लेट्स से देयर इज अ एटम, ओके. मैं ऑर्बिट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है. ऐसे काफी सारे ऑर्बिट्स अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ओके, सो लॉट्स ऑफ ऑर्बिट्स. अब इफ यू लुक एट द इलेक्ट्रॉन, if you go away from the nucleus, what happens to the energy? Energy increases, बराबर है. If you go away from the nucleus, that also means कि if you go towards the nucleus, energy decreases, बराबर है ना. अगर towards the nucleus जाएंगे तो energy decrease होगी. Now, what is the energy of the electron when the r is equal to infinity, ओके. बहुत दूर अगर इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से, इंफिनिटी बोले तो बहुत दूर अगर है न्यूक्लियस से, तो ये जो एनर्जी रहेगी इस इलेक्ट्रॉन की वो कितनी रहेगी, isn't it? So what is going to be the energy when it is at an infinite distance? All right.
So what is the energy when it is at infinitely large distance? Okay, this is actually called as when the electron is at a very long distance from the nucleus. इसको अपन बोलते हैं free electron. क्या बोलते हैं? Free electron. That means it is a free electron, it is not bound to the nucleus. Let's imagine कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया. Okay, if that is the electron, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के रेंज में है ही नहीं. इसका मतलब क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन. समझ में आया ना? तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहेगी? ओके, ये इलेक्ट्रॉन के लिए अपन बोल रहे हैं कि r इज इंफिनिटी, रेडियस इज इंफिनिटी, तो उसकी एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इज व्हाट? ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए. What Bohr assumed is we can't tell because energy is maximum, isn't it? ये केस में क्या हो जाएगा? एनर्जी कितना रहेगा? मैक्सिमम. Yes, sir. एनर्जी मैक्सिमम रहेगा ना, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है. हम इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात करें तो एनर्जी इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एट दैट डिस्टेंस. अगर एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन कितनी है? वी कैनॉट टेल, isn't it? What Bohr assumed कि ये जो मैक्सिमम एनर्जी रहेगी that is going to be equal to, it doesn't matter, isn't it? We can assume any number but it has to be the largest number. Now we cannot go largest in a positive because largest in a positive is infinity. बराबर है, पॉजिटिव साइड में अगर जाते हैं अपन तो we get infinity, and infinity is a meaningless concept, isn't it? Infinity is meaningless. You can do calculations using infinity. तो उसने क्या किया कि ये बोल दिया कि दैट एनर्जी इज जीरो. इसका मतलब अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है और इसकी एनर्जी जीरो है और इसको अगर मैं जैसे मान लो कि दिस इज एट दैट डिस्टेंस और इलेक्ट्रॉन इज एट दैट डिस्टेंस एंड इट स्टार्ट्स टू कम टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो अब बताओ एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? कम. एनर्जी विल डिक्रीज. बराबर है, एनर्जी विल डिक्रीज. ओके, यहां पे एनर्जी कितनी है इसकी? जीरो, और वहां से वो डिक्रीज होती आएगी. अंडरस्टूड है? तो अगर डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी क्या रहेगी इलेक्ट्रॉन की? ये किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी इज गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर दैट इलेक्ट्रॉन. यस और नो? यस सर. ऑलराइट, सो ध्यान में क्या रखना है अपने को? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, इसके ऊपर काफी सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड है. आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पीज, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं थर्मोडायनामिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं ये यही से इमर्ज होते हैं. ऑलराइट, और ये बड़े आसानी से फिर समझ में आते हैं जब अपने को ये चीज बहुत मतलब अच्छे से समझती है. ओके, सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज हियर, okay, at a far distance from the nucleus, energy of that electron is zero. When the electron is at some orbit, किसी ऑर्बिट में अगर है तो इस केस में इसका एनर्जी जो रहेगा that is going to be negative. अंडरस्टूड है? और जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के तरफ जाएगा ये ज्यादा नेगेटिव होते जाएगा, ये डिक्रीज होते जाएगा एनर्जी. ओके, और ये क्या होते जाएगा? ज्यादा नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से दूर गया तो ये कम नेगेटिव होते जाएगा. कब तक? ये जब तक जीरो नहीं हो जाता. जीरो कब होगा? एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस, तब ये जीरो हो जाएगा. ये तब तक. क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है? इज इट पॉसिबल? नो. नो. वेरी गुड. ओके, इट कैनॉट बी पॉजिटिव क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो है, तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं है ना. मतलब रिमेंबर, इनफाइनाइट इज अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. ओके, इट कैनॉट बी पॉजिटिव. ओके, तो देखो रेडियस के लिए अपन ने जस्ट इक्वेशन देखा अभी. ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ऑलराइट, तो रेडियस के लिए ये इक्वेशन बनता है h² डिवाइडेड बाय 4π² kz m(e²). ठीक है ना? इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं? सारे के सारी वेरिएबल्स है एक्सेप्ट z. ओके, ऑलराइट, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट रखता हूँ और 4 हाइड्रोजन एटम रख रहा हूँ तो n की वैल्यू हो जाएगी 1
और z की वैल्यू हो जाएगी 1. यस और नो? तो सारे वेरिएबल्स मैं यहाँ पे पुट अप कर सकता हूँ. सो व्हाट आई गेट इज रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट. ओके, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.53. ये तुम ले सकते हो एंगस्ट्रॉम. दैट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट. अंडरस्टूड है? So Bohr actually calculated radius of the first orbit. उसी तरह से he could calculate the radius of the second, third, fourth and any number of orbit using his own equation. Sorry. Okay, so this is the radius of the first orbit. अगर मेरे को मान लो radius of the second orbit निकालना है, remember the equation for radius is Rn is equal to, ये जो constant है ये, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि this constant is equal to, let's call it as A naught. ओके, ए नॉट की वैल्यू कितनी है? 0.529 एंगस्ट्रॉम. दैट इज द वैल्यू ऑफ ए नॉट. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए नॉट. ओके, एंड देन एन स्क्वायर बाय जेड. एन स्क्वायर बाय जेड. नाउ सबसे पहले बताओ, जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, ओके, तो क्या रेडियस जो है वो बढ़ेगा या कम होगा? Increase. Increase, isn't it? Radius will increase. तो अपने को वही कॉन्सेप्ट इस इक्वेशन से दिखना चाहिए. ओके, वी डोंट एक्चुअली केयर अबाउट द एंटायर इक्वेशन, ध्यान में रखना, नॉट इन केमिस्ट्री. वी शुड बी एबल टू सी द इंक्रीज एज यू गो अवे फ्रॉम द. सो वी नो द फर्स्ट. सो फर्स्ट को अपन ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, ये रेडियस कितना है इसका? 0.529 एंगस्ट्रॉम. ओके, फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट. अब मेरे को बताओ व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट. इसको अपन 0.53 लेके कर लेंगे सॉल्व. ओके, सो आर, हियर्स अ डिफरेंट कलर, R2 ले लेते हैं. ओके, ए नॉट कितना है? 0.53. ओके, टाइम्स एन स्क्वायर कितना रहेगा? सेकंड है तो एन स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना, n इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय z. z तो इसका यही होता है. क्लियर है? तो बताओ कितना आता है ये? देखो मेरा कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, लेकिन तुम लोगों का अच्छा होना चाहिए. 2.26. 2.26. सो ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2.26, बराबर है, एंगस्ट्रॉम. अप्रोक्सीमेट भी चलेगा, इट डजंट हैव टू बी एग्जैक्ट. ओके, ओके. नाउ व्हाट अबाउट R3? If I take R3, तो R3 कितना आएगा? 0.53 टाइम्स कितना हो जाएगा? ओके, n स्क्वायर है 3 स्क्वायर बोले तो 9 डिवाइडेड बाय z तो 1 ही है फिर से. सो हाउ मच दिस इज? 4.7. कितना? 4.7. 4.7 एंगस्ट्रॉम, बराबर है. तो ये हो जाएगा हमारा fourth orbit, sorry, third orbit. Similarly we can build fourth orbit as well. Yeah, so for fourth orbit R4 is equal to कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 0.53 टाइम्स 16 by 1. ठीक है ना? तो ये आ जाएगा, जो भी इसका आंसर आएगा, that is going to be your fourth orbit. तो सेंसिबल है कि नहीं है बोर का इक्वेशन? इट इज. सो ऑर्बिट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. या अब ये जो नंबर्स है इसको मैं लिख लेता हूँ. तो ध्यान में रखो, R1 कितना है? 0.53. R2 is 0.5. कैन समबडी राइट दिस डाउन? कहीं तो भी पेपर, किसी की जिसके पास भी पेन एंड पेपर है, जस्ट राइट इट डाउन बिकॉज आई एम गोना नीड दिस नंबर्स लेटर ऑन. ओके, द R3 ये इतना है. ये पहले फर्स्ट 1 2 and 3 ध्यान में रख लो, एंड देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस फोर्थ, क्योंकि ये मैं थोड़ी देर में फिर इसको बाकी या दूसरे एटम के साथ इसको कोरिलेट करूंगा. एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेट फॉर हाइड्रोजन, ये भी कैलकुलेट कर सकते E1. सो ये सारे कांस्टेंट के वैल्यूज अगर रख देते हैं. ओके, फर्स्ट ऑर्बिट है ऑब्वियसली, तो n इज इक्वल टू 1. z स्क्वायर बाय n स्क्वायर होता है, रिमेंबर, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. सो z, तो सारे वैल्यूज रख देंगे, z इज इक्वल टू 1 एंड व्हाट वी गेट इज, ये जूल्स में आ रहा है अपन, -2.1 या फिर
approximately you can say 2.2 10 to the power minus 18 जूल्स पर एटम। इसको अपन बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं, और जैसे जैसे अपन दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से, सो इफ यू टेक E2 एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट, तो ये इससे ज्यादा आएगा, isn't it? ज्यादा आएगा, लेकिन वैल्यू जो है वो कम रहेगी, बिकॉज वी आर गोइंग टुवर्ड्स द जीरो, isn't it? ये नेगेटिव वैल्यू, दिस इज द लोएस्ट वैल्यू, और अब अपने को वैल्यू बढ़ानी है। ओके, सो ये क्या होगा, जो वैल्यू है वो बढ़ते जाएगी बेसिकली, सो दैट मीन्स इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द जीरो, है ना। तो लेट्स से वी आर हियर -2.1, ओके, and we are going in this direction towards zero, and we cannot get past that zero, ठीक है ना, यहाँ पे जाएंगे, and that is the max value, okay, zero, understood है। so we are going to go, so value जो है वो decrease हो रही है, but energy is actually increasing because it is getting less and less negative, okay, that's why it is getting increased। so ये जो है these are basically Bohr formulas, तुमको ध्यान में रखने हैं। these are for multi प्रोटॉन आयन मतलब अदर देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बोर जो है, ये जो फॉर्मूलाज है, दीज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। क्या ध्यान में रखना है, ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। इसमें कौन से स्पेसीज आएंगे, हाइड्रोजन आएगा, हीलियम प्लस आएगा, क्योंकि हीलियम प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से लिथियम 2+ आएगा, और बेरिलियम 3+ आएगा, ठीक है ना। सो बोर फॉर्मूलेज जो है वो ये 4 स्पेसीज के लिए एप्लीकेबल है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू हीलियम, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर हीलियम प्लस। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लिथियम, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर लिथियम 2+। इट इज नॉट इवन एप्लीकेबल फॉर लिथियम प्लस। समझ में आया ना। सब में अगर देखा जाए तो देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ये चारों स्पेसीज में। क्लियर है। तो देखो ये फॉर्मूला मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए अपना ये आता है। फिर देखो हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि Z = 1, सो इट बिकम्स सिंपली A0n² फॉर हाइड्रोजन, लेकिन फॉर एनी अदर एटम आई कैन यूज दैट फॉर्मूला, ठीक है ना। वी नो दी A0 की वैल्यू कितनी होती है, 0.0529 10⁻⁻⁹ मीटर, ये मीटर में हो गया, और 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो ये मीटर में अगर आंसर निकालना है तो वी गोना यूज दैट, ओके, E0 की जगह। उसी तरह से V0 अगर निकालना है वेलोसिटी, इट बिकम्स 2.16 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, and this is the energy of the electron in nth orbit. This is in joules per atom, okay, 21.8 10⁻⁻19 Z²/n² joules per atom। ज़्यादा कन्वीनियंट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। so this is -13.6 Z²/n²। so this is very important, you need to remember these formulas for multi electron species। ये तुमको फॉर्मूलाज ध्यान में रखने हैं, जो मैंने येलो में यहाँ पे दिखाए हैं, ये तुमको ध्यान में नहीं रखना है। A0 = h²ε0πme², ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, ओके, बट ये तुमको ध्यान में रखना है बिकॉज दीज आर एप्लीकेबल, ठीक है। रेडियस देखो n² Z है, ओके, वेलोसिटी Z/n है, और एनर्जी Z²/n² है, तो ये रिलेशनशिप भी तुमको ध्यान में रखना है। सो अभी बताओ वो वैल्यूज क्या थी, मैंने R के लिए निकाला था। R1 फॉर हाइड्रोजन, R1 was 0.53 एंगस्ट्रॉम, R2 कितना था 2.26 एंगस्ट्रॉम, 2.26 एंगस्ट्रॉम, R3 कितना था 4.7 एंगस्ट्रॉम, ओके। सर वो R2 की कैलकुलेशन रॉन्ग है सर, बताओ कितना आता है, कोई बात नहीं सर 2.12, ठीक है चलेगा। देखो ये नहीं है, जस्ट टेकिंग अप्रॉक्सीमेट नंबर्स फॉर हीलियम प्लस, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला क्या था अपना, n²/z, isn't it, A0, तो ये तो A0 की वैल्यू हो गई, या एंड इट वाज n²/z, मतलब कि
Rn is equal to a naught n square by z, isn't it? तो जैसे जैसे n बढ़ेगा, ओके, n is basically क्वांटम नंबर, ये आगे आएगा अपने को, इट्स अ क्वांटम नंबर। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगा, ठीक है ना। z इज द एटॉमिक नंबर और इसका इनवर्स रिलेशनशिप है z के साथ। मतलब ये बताओ कि हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट इज इट गोइंग टू बी स्मॉलर और लार्जर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है इज इट गोइंग टू बी स्मॉलर और लार्जर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। हीलियम इनवर्स रिलेशनशिप है ना, z की वैल्यू क्या हुई, हाइड्रोजन का z इज इक्वल टू 1 और इसका कितना होता है, z इज इक्वल टू 2, है ना। तो z बढ़ गया तो रेडियस क्या हो जाएगा, नहीं, z इज लार्जर, तो व्हाट हैपेंस टू द रेडियस, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इज स्मॉलर हो जाएगा। अब क्यों स्मॉलर हो जाएगा, कितना आएगा इसका, a नॉट की वैल्यू कितनी है, ओके, a नॉट 0.53 टाइम्स n स्क्वायर बाय z, n स्क्वायर कितना आएगा 2 का, सॉरी फर्स्ट है ना, फर्स्ट ऑर्बिट इज 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय z इज 2, तो कितना हो जाएगा इसका, कितना आता है आंसर इसका, 0.53 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 0.265 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, हाफ हो गया रेडियस इस केस में, isn't it? R2 कितना आएगा, R2 is 0.53 times सेकंड है n2, isn't it? ये n लेना है तो 4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, सॉरी 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो रहा है आंसर 1.06 एंगस्ट्रॉम, ओके। R3 कितना होगा 0.53 टाइम्स 9/2, है ना, ऐसी होगा ना, 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज ओके, लेट्स एक्चुअली डू इट यूजिंग द कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, 2.385, ओके, सो दैट्स द एंगस्ट्रॉम। सो देखो अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है दैट इज हाफ, ओके, सेकंड ऑर्बिट का हाफ आ रहा है फिर से, isn't it? थर्ड ऑर्बिट का दैट इज आल्सो हाफ, isn't it? तो जैसे जैसे अपन जा रहे हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम अगर कंपेयर करते हैं तो हीलियम का जो रेडियस आ रहा है दैट इज हाफ ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन। Yes. व्हाई, नाउ दैट इज द थिंग, ओके, ये तो डेटा हो गया ना, ये तो अपने डेटा बना लिया, अब डेटा को एक्सप्लेन करना है, समझना है। सो व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाई द रेडियस ऑफ द हीलियम, कोई भी रेडियस पकड़ लो, फर्स्ट रेडियस कंपेयर करते हैं दोनों का या फिर सेकंड रेडियस, तो फर्स्ट रेडियस देख लो, रेडियस ऑफ द फर्स्ट रेडियस ऑफ द हीलियम आयन is smaller than that of hydrogen ion, and you can see that it's half. So why is it half? Now think about it, न्यूक्लियस, और ये दो ऑर्बिट ड्रॉ किए मैंने, एंड देयर इज दिस इलेक्ट्रॉन, ओके। इन केस ऑफ हाइड्रोजन जो न्यूक्लियस है उसमें कितने प्रोटॉन है, 1, और इन केस ऑफ हीलियम हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर, 2। फॉर द सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स डबल हो गया ना, अगर अट्रैक्टिव फोर्स डबल हो गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नजदीक आ जाएगा न्यूक्लियस के, isn't it? अट्रैक्टिव फोर्स डबल हो गया इसलिए रेडियस हाफ हो गया, और दिस इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर ऑल रेडियसेस, ओके। यू सिंपली इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू द न्यूक्लियस, यू गेट अ डिफरेंट एलिमेंट, और प्रोटॉन बढ़ने के वजह से रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, what happens to the radius? It decreases, yes or no? और ये explanation तुमको 10th में मिला था कि radius decreases as you go from left to right because
हम न्यूक्लियस में प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं और प्रोटॉन के ऐड करने की वजह से वहां पे साइज का कंस्ट्रिक्शन होता है, ये 10th में देखा था। ओके, एक्चुअली कम्स फ्रॉम बोर्स थ्योरी, क्लियर है, दैट इटसेल्फ कम्स फ्रॉम बोर थ्योरी, अंडरस्टूड है। सो ये रेडियस के लिए हो गया। अब देखो वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी। ओके, फिर से अपने को will need the equations and we'll need a calculator. So if somebody can just keep the calculator handy and give me numbers quickly, I would appreciate that. Okay, so what we need is a velocity of electron in nth orbit. So let's do that. Okay, क्या लगता है वेलोसिटी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? हमको ये नंबर चाहिए, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 2.16 into 10 to the power 6 z/n मीटर पर सेकंड। ओके, सो फॉर हाइड्रोजन V1 is equal to, for hydrogen, okay, 2.16 into 10 to the power 6, okay, times, इसको V0 भी बोल सकते हैं अपन, that is a constant we can say, okay, ये जितने भी constant की values है वो अगर रखते हैं तो अपने को ये constant मिलता है, times Z by N। for hydrogen what is Z by N? Z होता है हाइड्रोजन का 1 और फर्स्ट ऑर्बिट है इसलिए 1, मतलब आंसर कितना आ रहा है फॉर हाइड्रोजन V1 वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट कितना आ रहा है 2.16 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। क्या ये स्पीड कम है या ज्यादा है बता? ज्यादा। कितनी ज्यादा? बहुत ज्यादा या सिर्फ ज्यादा? इट्स वेरी हाई। जस्ट इमेजिन करो, ओके, ट्राई टू इमेजिन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट, 3 into 10 to the power 8 meter per second. What is the speed of the electron in the first orbit? 2.16 10 to the power 6. Yes or no? तो 100 से 100 times less than the speed of photon. ये हो गया ना? Then the speed of the proton, as compared to the speed of the photon, the speed of the electron in the first orbit of the hydrogen is 100 times less. Okay, but think about the photon and the electron. Electron जो होता है it's at a very small place. Okay, it's revolving in an extremely small space at an astonishing speed. Can you imagine that? It's एक एटम के एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहा है at an amazing speed. That is something that we cannot actually imagine, and something can revolve around that, something at a very high speed. Bohr was able to calculate, बोर ने ये इसका जो वेलोसिटी है वो दिया अपने को। We can also calculate V2। बताओ सेकंड ऑर्बिट में जाएंगे तो स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? सेकंड ऑर्बिट यहां से बता सकते हैं ना अपन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। n बढ़ रहा है ना अभी सेकंड ऑर्बिट के लिए, तो क्या हो जाएगा स्पीड इसका? डिक्रीज। ओके, 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, या n की वैल्यू 2 होगी यहाँ पे, isn't it? तो ये आ जाएगा 2.16, so 1.08 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। स्पीड कम होगी, आधी हो गई, या V3 is equal to 2.16 10 to the power 6 divided by 3, that is the V3। okay, अब इसको अपन कंपेयर करते हैं with something like helium plus ion। V1 कितना रहेगा हीलियम प्लस आयन के लिए? 2.16 into 10 to the power 6 times Z by N निकालना है अपने को। देखो Z है हीलियम का 2 और N है 1, ओके, तो V1 कितना हो गया? 4.32 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। क्या हो गया इसके लिए? स्पीड क्या हो गई एज कंपेयर टू V1 ऑफ हाइड्रोजन एंड V1 ऑफ हीलियम प्लस आयन? स्पीड बढ़ गई, डबल हो गई, isn't it? क्यों डबल हो गई? क्योंकि अगेन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन हैज डबल्ड, क्योंकि 2 प्रोटॉन है हीलियम के न्यूक्लियस में। अगर जो इनवर्ड फोर्स है वो अगर बढ़ जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज इन इट्स स्पीड, बराबर है कि नहीं? यस, इनवर्ड फोर्स बढ़ रहा है तो उसका एक्सीलरेशन बढ़ेगा, एक्सीलरेशन बढ़ेगा आई मीन स्पीड बढ़ेगा।
ओके एंड सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट इट फॉर v2 हो जाएगा 2.16 into the power 6 times 2 divided by 2, तो ये आता है 2.16 into 10 to the power 6। तो अगर देखा जाए तो हीलियम के सेकंड ऑर्बिट में जो स्पीड है that matches with the first orbit speed of hydrogen atom, बराबर है? Yes or no? Similarly we can also calculate v3, that is going to be 2.16 into 2 divided by 3, okay, and that is going to be slightly more than जो second orbit की speed है उससे। so इस तरह से मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन की विद एटॉमिक नंबर? डिक्रीज। नहीं बाबा, इंक्रीज हो रही ना विथ एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखो ना, ओके, ये हाइड्रोजन के लिए और ये है हीलियम की स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई ना, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। लॉजिकली सोचो ना, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला धोखा दे सकता है, ध्यान में रखना ना, फॉर्मूला धोखा दे सकता है, लॉजिकली भी सोचना चाहिए। ऑलराइट, अगर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, तो उसका स्पीड बढ़ेगा ना, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांगली उसको पुल कर रहा है, इजंट इट? तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। ओके, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, रेडियस कम होते जा रहा है, स्पीड बढ़ते जा रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, जैसे जैसे और जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, मतलब रेडियस और इसका इनवर्स रिलेशन, रेडियस अगर बढ़ता है तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड डिक्रीज होते जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होते जाएगा, इजंट इट? क्योंकि n और v का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन ये कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? दूर जा रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और अट्रैक्टिव फोर्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा? वो भी डिक्रीज होगा, बराबर है ना? अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा तो स्पीड बढ़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम हुआ तो स्पीड कम होगा। इज दिस क्लियर? ओके गाइस, सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।